चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फील्ड और फोर्स की थोड़ी बहुत चर्चा की थी, और बहुत ज़्यादा उसको डीप में पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है वो। बस के की जगह जी आ जाता है, चार्ज की जगह मास आ जाता है, और ये सब ठीक है। तो आज हम स्मॉल जी की चर्चा करेंगे। स्मॉल जी जो 9.8 हम लेते हैं, जो आज तक मैकेनिक्स में या इन सब में लेते आए हैं, वो जी का वेरिएशन भी होता है क्या? क्या अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट ऊपर या किसी डेप्थ नीचे चले जाएं, तो क्या उस जी में चेंज होता है क्या? ये सब हम आज बात करेंगे, या और किन फैक्टर्स पे वो जी डिपेंड करता है, वो सब। वो जानने से पहले हम एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, वो बच गया था हमारा, क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, ग्राफ वगैरह पे, इन सब पे। ग्राफ हमने उधर भी बनाए थे, अगर आपको याद हो। सो हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर, और इसमें भी हम दो स्फीयर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका वही होलो स्फीयर, मतलब अंदर कोई मास नहीं है, ठीक है, होलो स्फीयर। और सेकंड आपका सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं होलो स्फीयर, ठीक है। अभी सिर्फ फील्ड पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाद में पढ़ेंगे, जब हम कल के लेक्चर में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। वहां पे भी हमने दोनों चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, पढ़ा था ना। यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे। तो होलो स्फीयर में फिर से वही तीन केस। फर्स्ट, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, एट अ पॉइंट आउटसाइड मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। इसका मास m है, रेडियस कितनी है आपकी r। तो किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं हम? p, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, सपोज स्मॉल r, और स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, मतलब पॉइंट आपका बाहर है, ठीक। अब आपको एक चीज, प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, और वो प्रॉपर्टी यहां भी अप्लाई होगी, कि बाहर के पॉइंट के लिए और सरफेस के पॉइंट्स के लिए, बाहर कोई भी पॉइंट हो और सरफेस का पॉइंट, उन सब के लिए आप स्फीयर का पूरा मास उसके सेंटर पे मान सकते हैं। वहां हमने 4 सेंटर पे माना था, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। फॉर एन आउटसाइड पॉइंट और a point on the surface of a sphere, you can assume the total mass of sphere to be concentrated at its center, ठीक है। इनसाइड पॉइंट के लिए नहीं कर सकते, पर आउटसाइड के लिए और सरफेस के पॉइंट के लिए आप उसका मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या हो गया, आपने इस पूरे स्फीयर का मास उसके सेंटर पे मान लिया, m मास। ये पॉइंट आपका p, ये आपका r। तो p पे फील्ड किधर होगी? पहली बात तो m की तरफ, कल सिखाया था। और कितनी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड? लेट्स से इट इज gp, सो दिस gp विल बी gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सो gm बाय r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में, अब ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। दिस gp वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस gm r वेक्टर अपॉन r क्यूब। क्या सही लिखा है? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस जो gp है, इस gp वेक्टर की डायरेक्शन इस r वेक्टर की डायरेक्शन से ऑपोजिट। r वेक्टर क्या है? आपके स्फीयर के सेंटर से वो वेक्टर जो p पॉइंट तक जा रहा है, दैट इज योर r वेक्टर। तो ये आपका r वेक्टर, पर gp ऐसा है, तो इसलिए क्या साइन आया आपका? माइनस। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, वहां पे आपका r वेक्टर की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, तो वहां पे आपका साइन प्लस आया था। पर यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे आपका साइन क्या आएगा? माइनस, ठीक है। चलो, बी पॉइंट ऑन द सरफेस, मतलब इसका बी पार्ट होलो का, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। मतलब आपका पॉइंट किधर है? सरफेस पे। तो यहाँ पे फील्ड बोलो कितनी हो जाएगी? सेम, फिर से आप मास कहाँ मान सकते हो? सेंटर पे। सो बोलो, सो gp विल बी gm बाय कैपिटल R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन किधर होगी? बोलो, डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अट्रैक्टिव होती है हमेशा, ध्यान देना, टुवर्ड्स द मास होती है हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा उल्टा था, उसमें क्या था? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पर इसमें हमेशा किधर होगी? टुवर्ड्स द मास, ठीक है। सी एट अ पॉइंट इनसाइड, ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा आपका? 0, ठीक है। मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक। तो ये हमारा होलो स्फीयर,
ये उसका सेंटर, ये कोई P पॉइंट है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P दैट विल बी इक्वल टू 0। सेम वही रिजल्ट जो वहां पढ़े थे। क्या वहां पे भी यही रिजल्ट पढ़े थे? बिल्कुल। अरे कर लोगे पक्का? चल ठीक। एट अ पॉइंट आउटसाइड gm by r square at a point on the surface gm by capital R square at a point inside 0। क्या वही रिजल्ट है वहां पे? बिल्कुल, बस k की जगह यहाँ g आ गया, q की जगह यहाँ मास आ गया, और कुछ नया नहीं है। ठीक है, चल अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब ध्यान से इसका ग्राफ देखना। सो बेसिकली वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं हम? स्फीयर के सेंटर से। तो ये 0 मतलब स्फीयर के सेंटर की बात कर रहे हैं। क्या वहां से लेके कैपिटल आर तक मतलब सरफेस तक फील्ड आपकी 0 है? बिल्कुल। तो ग्राफ आपका ऐसा रहेगा, ठीक। और ये हो गया आपका कैपिटल आर। कैपिटल आर पे जाके आपकी फील्ड हो जाएगी नेगेटिव में माइनस GM बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ये माइनस साइन आपको बताता है कि आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझना, बहुत बुक में ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, बहुत बुक में नहीं, मतलब कुछ बुक्स में आपको ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, पर अगर हम साइन के साथ ग्राफ बनाए, जो प्रॉपर ग्राफ होना चाहिए वो ग्राफ आपका 0, फिर उसके बाद कैपिटल आर पे जाके GM बाय कैपिटल आर स्क्वायर हुआ, और उसके बाद आपका ये, मतलब यहां पे आपका क्या बोला है? GP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका ग्राफ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर अ होलो स्फीयर। ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाके आपका 0 हो जाएगा। देखो ना, आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब आपका फील्ड क्या हो जाएगा? 0। उसके पहले नेगेटिव क्यों बनाया वो समझ में आ रहा है आपको? नेगेटिव इसलिए बनाया क्योंकि आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक है, कर लोगे पक्का? चल आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो सेकंड सॉलिड स्फीयर। सेम रिजल्ट है जो हमने वहां पढ़े थे। सेकंड इज सॉलिड स्फीयर। पॉज करके इसको बना लेना। तो सेकंड आपका सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सेम रिजल्ट है यहां पे भी। सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए बोलो, एट अ पॉइंट आउटसाइड, मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, फील्ड कितनी होगी? माइनस GM आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस फील्ड कितनी होगी? B ऑन द सरफेस, so GP will be GM डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, या माइनस GM आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, कर लोगे? C क्या है आपका? एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब पता है ना, मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, सो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी गिवन बाय माइनस GM x मतलब स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। याद है रिजल्ट? वहां पे था KQR बाय R क्यूब, मतलब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी वही रिजल्ट है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है? माइनस साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी आर वेक्टर के, मतलब कुछ ऐसा। सपोज ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, ये P पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस R। ये रिजल्ट बहुत यूज होगा, ध्यान देना। R डिस्टेंस पे अगर ये P पॉइंट है तो P पॉइंट पे जो फील्ड होगी दैट विल बी ये GP। ठीक है, और R वेक्टर ऐसा, फील्ड ऐसी, इसलिए आगे साइन क्या लगा? माइनस साइन। कर लोगे? ठीक है, चल अब इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना, ग्रेविटेशनल फील्ड विद डिस्टेंस R। ठीक, अब ध्यान से सुनना बात।
जब आपका आर जीरो है, मतलब मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, आर जीरो मतलब सेंटर, क्या आपकी फील्ड जीरो है? बिल्कुल। उसके बाद क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है? कहां तक? सरफेस तक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पर नेगेटिव में क्यों बनाया? आर तो पॉजिटिव है, फील्ड नेगेटिव में क्यों बनाई वो समझ में आ रहा है? क्योंकि आपकी नेगेटिव आएगी, ये डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। ठीक, ये आ गए हम सरफेस के ऊपर। सरफेस पे जाके आपकी फील्ड कितनी हो गई? माइनस जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। एम मास ऑफ द स्फीयर, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसके बाद क्या फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये लाइन आपको बता रही है जीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, चलो डेरिवेशन नहीं करवाने जा रहा क्योंकि ये सब वहां पे हम पढ़ चुके हैं। बस के की जगह जी आया है, क्यू की जगह मास आया है, सारी चीजें हम वहां पढ़ चुके हैं। बस हाँ, डायरेक्शन थोड़ी अलग है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि इसमें टुवर्ड्स द मास होगी आपकी। ठीक है, ये आपका नीट 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, पास्ट ईयर उठा के देखना, क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, अब उसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों हुए थे, ध्यान से सुनना। उसमें एक ऑप्शन तो ये दिया था उसने कि सॉलिड स्फीयर के लिए ड्रॉ करो ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, और एक ऑप्शन उसने ये भी दिया था, मतलब ये जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का सॉलिड स्फीयर के लिए, क्या ये बनाया था? मतलब हमने लिखा भी था, अगर आप नोटबुक उठा के देखना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ नेगेटिव में आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये एक डिफरेंस है, ध्यान से इसको समझना। ठीक है, पास्ट ईयर उठा के देखना, शायद ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन। तो उसमें ये ऑप्शन भी था, ये ऑप्शन भी था। ये जो है वो आपका बिना साइन के बनाया गया ग्राफ है, पर आप अगर साइन कंसिडर करेंगे तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन उल्टी होगी आर वेक्टर के कंपैरिजन में, तो आप साइन के साथ देखोगे तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पिछला होलो में हमने बनाया था नेगेटिव में ग्राफ। नेगेटिव में क्यों बन रहा है वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ये आया था हमारा, नोटबुक उठा के देखना, सॉलिड स्फीयर के लिए। पर ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ये आएगा। ठीक है, सॉलिड का मतलब पता है ना, सॉलिड स्फीयर मास पूरा ऐसा रो यूज होगा हमारा। होलो का मतलब मास अंदर नहीं है, अंदर से खाली है, सिर्फ ऐसा आउटर उस पे है। ठीक है, चलो ये सब नोट करो अच्छे से। दोनों टेबल बना के कर सकते हो या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड और होलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें भी तीनों केसेस। रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे रिजल्ट पे। एट अ पॉइंट आउटसाइड, वो दोनों केसेस में सेम, कितना? जीएम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन, ये माइनस साइन जो मैंने लगाया है सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, आर वेक्टर अगर ऐसा है तो फील्ड ऐसी होगी। ठीक, ऑन द सरफेस वो भी दोनों केसेस में सेम रिजल्ट, जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड द सरफेस मतलब किसी इंटरनल पॉइंट पे, तो होलो के लिए 0 नो डाउट, और आपका सॉलिड के लिए कितना? जी एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब, वेयर स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, यही तो करते थे हम। एंड कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो मतलब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब जैसे जैसे आप सॉलिड स्फीयर के सेंटर से ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती जाएगी और सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर से आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। कर लोगे तो पॉज करके नोट कर लो, कोई डाउट हो तो उसको पूछना। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं फील्ड और फोर्स के ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें सारे आपको याद नहीं रखने हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में रिंग का याद रखो, रोड एक बार देख लो, और स्फीयर्स, बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है आपसे। अगर पर पूछ भी ले, पर आपको ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिजल्ट याद ही है, सेम रिजल्ट यहां पे अप्लाई कर दो। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे वाले, और मेरे बिना बताए भी आप लोग कर सकते हो। सपोज ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 2r। ये क्वेश्चन आते रहते हैं और स्पेशली मेंस में। ठीक है, इसमें से आपने ये पोर्शन हटा दिया। ठीक है, क्वेश्चन है यहां एक P पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस 4r।
कहां से 4r, यहां से, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी आपकी कितनी है, रो, ठीक है। बड़े वाले का मास नहीं दिया उसने, पूरी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है आपकी, उसमें से आपने ये पोर्शन हटा दिया, ठीक है, ये स्फीयर हटा दिया, कितनी रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि P पॉइंट पे फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिया। तो स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट आता है, बिल्कुल पूरे की वजह से निकाल दो, जो हटाया है उसकी वजह से निकाल दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस। पर एक चीज ध्यान देना, जब आप पूरे की वजह से फील्ड निकालोगे ग्रेविटेशनल, दैट विल बी g इंटू पूरे का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, विच विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, ठीक। और हमको क्योंकि इसका मास भी नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको डेंसिटी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो फाइनल आंसर हमारा आने वाला है वो डेंसिटी की फॉर्म में आएगा। पर वो क्वेश्चन बनाने वाले का मन है कि क्या पता वो इसका मास दे दे, 4m 8m जो भी, उसकी हेल्प से आप इसका निकाल सकते हो। सिखाया था ना ये सब, सेंटर ऑफ मास में भी सिखाया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते वक्त भी मैंने सिखाया है कि अगर आपको पूरे स्फीयर का मास दे दे तो उसमें से जो हटाया है इसका मास निकालना आता है, क्योंकि डेंसिटीज सेम है। तो अगर पूरे का मास 8m है तो इसका मास आपका m होगा, क्योंकि रेडियस कितनी है, हाफ, रेडियस हाफ, पता है ना, रेडियस हाफ। तो मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सेम मटेरियल क्या है तो डेंसिटी सेम, सो मास विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और क्योंकि इसकी रेडियस हाफ है तो वॉल्यूम 1/8 होगा, वॉल्यूम 1/8 तो मास भी 1/8, तो पूरे का अगर 8m है तो इसका m, ये सब मैं सिखा चुका हूं पहले। पर अगर मास नहीं दिया है, डेंसिटी दी है, तो रो की फॉर्म में ही मास लिख दो, कर लोगे। तो पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक। कर ले ट्राई, चल, जिसका आंसर आ गया वो मैच करना, सही है गलत है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड एट P, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू फर्स्ट माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सेकेंड, वेक्टर फॉर्म में, सही है, ठीक। अच्छा, अब फर्स्ट मतलब पूरे की वजह से, तो पूरे की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो पूरे की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी कितनी होगी बोलो, g इंटू पूरे का मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि सेंटर से मेजर होगा। पूरे का सेंटर मतलब ये, तो कितना होगा 4r प्लस r, दैट इज 5r, सो उसका स्क्वायर 25r स्क्वायर। किधर होगी डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1 या G1, जो आपको अच्छा लगे, G1, ठीक। तो G1 की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, G इंटू कैपिटल M बाय 25r स्क्वायर। कैपिटल M मास पूरे का, वो मुझे नहीं दिया गया, क्या डेंसिटी में चेंज कर लूंगा, बिल्कुल। मास विल बी डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, विच विल बी 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, क्या यही होगा, बिल्कुल। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। माइनस G2 ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन, ठीक है, कितना होगा बोलो, क्या उसका भी आउटसाइड पॉइंट है, बिल्कुल। तो उसके लिए कितना होगा, G इंटू m डैश, उसका मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज 4r, उसका स्क्वायर 16r स्क्वायर। किधर होगी, किधर होगी बोलो, इधर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो G2 की वैल्यू लिखो, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सो G2 विल बी कैपिटल G m डैश, या वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो दैट विल बी माइनस आई, ठीक। और ये भी माइनस आई में आएगा तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, कितना, Gm डैश अपॉन 16r स्क्वायर। ये प्लस आई क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस पहले से था और एक माइनस डायरेक्शन वाला आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आई, ठीक। इस m डैश को भी चेंज कर दोगे, m डैश क्या है, इतने का मास, दैट विल बी डेंसिटी विच इज रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब कॉमन लो, जो जो कॉमन आ रहा है, देखो इसमें कॉमन लेते हैं, G रो 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R स्क्वायर, वो बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या बचेगा यहां से 1/16 माइनस, यहां से क्या बचेगा आपका 4/3 पाई गया, R क्यूब गया, 8 बचा 25, 8/25, किधर आई कैप। सॉल्व होके नेगेटिव आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नेट फील्ड इधर आएगी आपकी, ठीक है। कितनी होगी बोलो,
दैट विल बी आर स्क्वायर से कैंसिल, जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर, सही है, इंटू अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा 400, दैट विल बी 25 माइनस 128 आई कैप। कर लोगे आगे सॉल्व, सो आंसर विल बी जी रो 4/3 पाई आर माइनस 103/400 आई कैप। तो नेट आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, वो तो आएगा ही क्योंकि नेट फील्ड इधर आएगी। कर लोगे? अब ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ऐसा ही है मिलता जुलता, कर लोगे इसको, पॉज करके नोट कर लेना, और बहुत लोगों का हो गया होगा ये। तो बेसिकली साइन के साथ सॉल्व करो, सब आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और देख के चलो पॉइंट बाहर है या अंदर है, अगर अंदर है तो अंदर वाला रिजल्ट लगाओ, बाहर है तो बाहर वाला, ठीक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वो मेनली एडवांस वालों के लिए है, नीट वाले नहीं करेंगे चलेगा। फिर से एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है r, ठीक है। इसमें से आपने ये पोर्शन हटाया, ठीक है, और कैसे हटाया, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिनल के सेंटर से l डिस्टेंस दूरी पे है। तो क्वेश्चन है इस p पॉइंट पे फील्ड निकालो, ठीक। इसकी रेडियस r1 मान लो, इसकी रेडियस r2 मान लो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, p पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। दोनों के सेंटर्स में डिस्टेंस l दिया है। अगर एडवांस वालों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से सोल्व किया होगा तो उनकी बुकलेट में क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। अगर उन्होंने अच्छे सोल्व किया, मैंने डीपीपी में भी क्वेश्चन दिया था, पर मैंने वहां नहीं कराया था, यहाँ मैं करवा देता हूँ, पर वहां भी बहुत बच्चों ने खुद ही कर लिया था। कंसेप्ट वही है आपका, फील्ड एट पी क्या होगा, पूरे की वजह से डायरेक्शन के साथ देखो, और इसकी वजह से डायरेक्शन के साथ देखो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करो और फिर मैच करो सही है या गलत है। चलो हो गया, हो गया होगा बहुत लोगों का। डेंसिटी रो ले लेना, चलो आंसर मैच करना अपना अपना। देखो P पे नेट फील्ड, तो नेट फील्ड एट P इन वेक्टर फॉर्म विल बी गिवन बाय G1 वेक्टर माइनस G2 वेक्टर। G1 पूरे की वजह से, G2 उसकी वजह से, ठीक। अब उसके लिए मुझे डिस्टेंस लगेंगे, और दो एक चीज ध्यान दो, इस स्फीयर के लिए भी इंटरनल पॉइंट है, इसके लिए भी इंटरनल पॉइंट है, तो आपको रिजल्ट किसके लगाने पड़ेंगे, इंटरनल पॉइंट वाले। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस लगेगा। तो सपोज ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, कुछ भी मान लो x, ठीक, और यहाँ का डिस्टेंस भी लगेगा G2 निकालने के लिए, तो ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ सपोज y, और ये तो l मुझे दिया ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब G1 वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो G1 इज बेसिकली फील्ड एट P ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, ठीक। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चलो। कितनी होगी बोलो, अंदर के पॉइंट पे GM डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय r क्यूब, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्यों आया समझ में आया, क्योंकि x वेक्टर आपका ऐसा है, और फील्ड जो P पे आएगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये वाली, दैट इज G1 वेक्टर, ऐसी तो होगी, ठीक है, सेंटर की तरफ। सिमिलरली G2 क्या लिखेंगे बोलो, सो G2 वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म विल बी माइनस G इंटू इसका मास लेट्स से m डैश इंटू डिस्टेंस y वेक्टर अपॉन r2 क्यूब, और ये आपका r1 क्यूब, सही है। y ऐसा, और फील्ड कैसी आएगी P पे इसकी वजह से, इस डायरेक्शन में E2 वेक्टर। कर लोगे पक्का? चलो वैल्यू डाल दो। तो नेट फील्ड एट P विल बी रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फील्ड्स। तो माइनस क्यों किया है पता है ना, क्योंकि वो पार्ट हटाया गया है, समझ रहे हो, ये सब मैंने सिखा चुका हूँ COM और इन सब में। सो G1 वेक्टर को लिखो माइनस GM बाय R1 क्यूब इंटू एक्स वेक्टर, बिल्कुल सही। माइनस साइन के साथ एक और माइनस प्लस, पिछले वाला जैसे ही क्वेश्चन है, GM वेक्टर मतलब GM डैश अपॉन R2 क्यूब इंटू वाई वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मास तो हमको दिया नहीं है, तो डेंसिटी के फॉर्म में चेंज करते हैं। सो दैट विल बी रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि इसका मास लिख रहे हो, और m डैश कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। क्या R1 क्यूब से वो कैंसिल हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर आएगा ना नीचे, क्यूब कैसे आ गया, क्यूब ही होता है ना, हाँ जो भी है। तो कितना हो जाएगा, माइनस G रो इंटू
4/3 पाई r1 क्यूब कैंसिल, क्या x वेक्टर, बिल्कुल, और ये प्लस g m डैश हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब, सो 4/3 पाई इंटू रो r2 क्यूब से r2 क्यूब कैंसिल, ये बचेगा y डैश, सो कॉमन लो g रो 4/3 पाई कॉमन, अंदर बचेगा y वेक्टर माइनस x वेक्टर, पर ये तो मैंने खुद से माना है, तो क्या इनको l वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे वापस बना रहा हूँ, ये उसका बड़े वाले का सेंटर, ये आपका P पॉइंट, ये आपका x वेक्टर, ये छोटे वाले का सेंटर विच इज C2, ये आपका y, और ये आपको दिया गया है l वेक्टर। ट्रायंगल लो आता है सबको, L वेक्टर y वेक्टर का रिजल्टेंट होगा x, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में, सो L वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर, सो L वेक्टर इज बेसिकली x वेक्टर माइनस y वेक्टर, तो मुझे y माइनस x चाहिए, तो माइनस L वेक्टर, सो कितना हो जाएगा g रो 4/3 पाई माइनस L वेक्टर, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो जिनका आ गया अच्छी बात है, आ ही गया होगा सबका, और नीट वालों को नहीं करना है इतना सब, सिर्फ मेंस और एडवांस वालों को, ठीक है। नीट वालों को सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए फील्ड कितनी होती है ग्राफ, होलो स्फीयर के लिए कितनी होती है ग्राफ, नेगेटिव में ग्राफ क्यों बनाया वो समझो, क्योंकि बच्चों को लास्ट तक कंफ्यूजन होती है। दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे ग्राफ के केस में, पॉजिटिव में भी उसने बनाई होगी फील्ड और नेगेटिव में भी बनाई होगी, नेगेटिव में क्यों बन रही है वो समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो हो गया यहां तक। अब एक टाइप का क्वेश्चन और, तो आपके फील्ड फोर्स के हर तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल कुछ नहीं आता है। अब हाँ, उसमें मैंने वो सब नहीं कराया कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मास रखे हैं तो सेंटर पे बताओ फील्ड कितनी होगी, ट्रायंगल के केस में ऐसे पता नहीं कितनी अरेंजमेंट बना सकता है, तो वो सब तो वैसे ही करना जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, बस यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा किन्हीं भी दो मासेस के बीच में, और मैग्नीट्यूड होगा gm1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब उसको रिजोल्व करो, वेक्टर फॉर्म में सोल्व करो, जिसमें मांगा है उसमें सोल्व करके आंसर निकाल दो, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैं होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस आपको HCV बुकलेट में मिलेंगे, तो वो सोल्व कर लेना, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक तरीके का क्वेश्चन और आता है इसमें जो बहुत फेमस है और पूछा जा चुका है दोनों में, नीट मेंस में। क्या, तीन तरीके के क्वेश्चन है इसमें, मतलब एक ही के अंदर तीन तरह के पूछता है, वो कंसेप्ट एक ही है तीनों का। क्या कि दो पार्टिकल्स आपके पास, दोनों के मासेस सेम, या तीन पार्टिकल आपके पास, तीनों के मासेस सेम, या चार पार्टिकल आपके पास, चारों के मासेस सेम, ठीक है। वो सब के सब मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ के अलोंग। एक एक करके बात करते हैं। सपोज you have two particles each of mass m and they are moving along a circular path, ठीक है, under the effect of their mutual gravitational attraction, दोनों के mutual gravitational attraction के इफेक्ट की वजह से they are moving along a circular path, जिसकी रेडियस आपको r दी होगी या नहीं दी होगी तो आप खुद से मान लेना। क्वेश्चन है हर एक पार्टिकल की स्पीड बताओ। अब यही क्वेश्चन बनता है तीन पार्टिकल में भी, सेम क्वेश्चन कि यू हैव थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल, मास सबका सेम होगा हर केस में, ईच ऑफ मास कैपिटल m एंड दे आर मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फिर से फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, सबकी सेम होगी और सबकी स्पीड बताओ कितनी। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, मेंस पास्ट ईयर उठाना, नीट उठाना, बुकलेट उठाना, सब में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक। और फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछता है चार पार्टिकल्स का कि फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फिर से फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो कुछ भी नहीं है, तीनों में एक ही कंसेप्ट यूज होगा, कुछ नया नहीं है। अब समझो वो कंसेप्ट क्या है, सुनना। जब आप दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से, अंडर द इफेक्ट ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। क्या दोनों के मासेस सेम है? बिल्कुल। तो फोर्सेस जो लगेगा दैट विल बी gm स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या ये जो मोशन कर रहा है, तो वो सिमिट्री जब हम देखेंगे कि कैसा मोशन वो कर सकता है, तो क्या दो पार्टिकल के केस में क्या वो पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे हर बार? सोच के देखना। ये सेंटर होगा उस सर्कुलर, जिस सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उस सर्कल का सेंटर, जिसकी रेडियस r मान लो, वो दी होगी क्वेश्चन में, और ये आपके दो मासेस m और m, ये लगातार मूव कर रहे हैं इस सर्कुलर पाथ पे, ऐसा लगातार। पर क्या वो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होंगे? बिल्कुल, ठीक है। और सिमिलरली जब आप तीन पार्टिकल की बात करेंगे,
3 पार्टिकल की, तब वो कुछ ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे। ठीक है, और ये उस सर्कल का सेंटर होगा C। ठीक है, रेडियस ये R। ठीक है, मासेस कितने M M M। ठीक, और सिमिलरली जब आप 4 पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सिमिट्री की वजह से वो कैसे होने चाहिए, वो आपके एक स्क्वायर के वर्टिसेस होने चाहिए। ठीक है, सोच के देखना। और ये आपका सर्कल का सेंटर C, ये M, ये M, ये M, ये M। ये चारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, चारों के चारों, बुकलेट में, HC वर्मा में, चारों क्वेश्चन, मतलब ये तीनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, 3 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या 4 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, किसके अलोंग, एक सर्कल के अलोंग जिसकी रेडियस R है। क्वेश्चन तीनों में वही है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। कंसेप्ट तीनों में एक ही है, पर पहले में वो ऐसा स्ट्रेट लाइन से क्यों ज्वाइन होंगे, दूसरे में इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस क्यों होंगे, तीसरे पे कॉर्नर स्क्वायर के कॉर्नर्स क्यों होंगे, ये समझ में आ रहा है। सिमिट्री की वजह से, क्योंकि सबके मासेस सेम है आपके, तो सिमिट्री की वजह से जब 3 पार्टिकल होंगे तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे बैठे होंगे और ऐसे घूम रहे होंगे आपके, लगातार इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हुए। जब 4 पार्टिकल होंगे तब स्क्वायर फॉर्म करते हुए। अब कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि हर एक की स्पीड बताओ, ये बनाने के बाद लिख लेना, इन ईच केस फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। और ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये तुमको खुद से सोचना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर बैठे होंगे, ये भी क्वेश्चन में नहीं गिवन। क्वेश्चन में सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देयर आर 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M, they are moving along a circular path of radius capital R under the effect of mutual gravitational attraction, find the speed of each particle। ये है क्वेश्चन में। अब ये कैसे आया वो खुद से समझो, सिमिट्री समझो कि ऐसे ही क्यों घूम रहे होंगे वो। ठीक है, चलो अब कर लोगे सोल्व। अब सोल्व क्या करना है, क्या सर्कल के ऊपर घूम रहे हैं, अगर वो सर्कल के ऊपर घूम रहे हैं, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल को पकड़ो, चारों को, तीनों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी एक को। तो कोई भी एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, which is providing the necessary centripetal force। क्योंकि आपको पता है कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं है तो कभी भी वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, अगर आपको सर्कुलर अच्छे से आता है तो। ठीक, तो मतलब अगर मैं पहले केस में सिर्फ इस मास को देखूं तो इसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना ही चाहिए। क्या वो लग रहा है? बिल्कुल। किसकी वजह से? इस मास की वजह से, ट्रैक्शन फोर्स। तो ये F मान लेते हैं इसको। क्या दिस F मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? तो दिस F शुड बी इक्वल टू कैपिटल M V स्क्वायर बाय रेडियस। किसकी रेडियस? जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, दैट इज कैपिटल R। कर लोगे सॉल्व? वो रेडियस क्वेश्चन में दी होगी आपको, v इसकी स्पीड, क्या वो हमको वही चाहिए, बस मैं ये F निकाल लेता हूं। तो दिस F इज बेसिकली द ट्रैक्शन फोर्स। कितना होता है बोलो? G m1 m2 which will be m square upon distance का स्क्वायर, that is 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, that should provide the necessary centripetal force mv square by r। एक m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, so v comes out to be under root gm by 4r। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, लिख लेना इस पे स्टार लगा के। ठीक है, कंसेप्ट एक ही है तीनों का। किसी भी एक को हम पकड़ेंगे, उसके ऊपर नेट फोर्स सेंटर की तरफ निकालेंगे, वही हमको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। सिंपल। अब ये ट्रायंगल के क्यों बने, स्क्वायर के क्यों बने, वो समझो। कर लोगे आगे? चलो, अब ये तुम खुद से करके मुझे सेंड करना, इसका थोड़ा लंबा आंसर आएगा पर स्टेप वही है, ये मैं करवा देता हूं। देखो, ये लेंथ L मुझे नहीं पता है, मुझे दी गई है सर्कुलर पाथ की रेडियस, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस R दी गई है। ये ट्रायंगल तो हमने खुद से समझा है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बैठे होंगे जिसकी साइड L है, पर जब भी मैं F फोर्स निकालूंगा, सपोज मैं इस पार्टिकल को देखता हूं, ध्यान से अब सुनना, तो इसके ऊपर जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स है पहले वो चेक करते हैं। इस M की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ये, लेट्स से इट इज F1। इस M की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ये, लेट्स से इट इज F2, पर ये F1 ही होगा। क्यों F1 होगा? क्योंकि दिस फोर्स विल बी Gmm by L स्क्वायर, दिस फोर्स विल बी Gmm by L स्क्वायर। क्या दोनों फोर्सेस सेम? और आपको अगर वेक्टर याद हो कि अगर दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता हुआ जाता है एंगल को, पैरेललोग्राम। तो क्या ये एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट ये आएगा।
टुवर्ड्स द सेंटर, दिस विल बी योर एफ नेट। समझ में आया? तो एफ नेट आपका कितना हो जाएगा बोलो? सो एफ नेट विल बी बेसिकली अंडर रूट इस F1 और इस F1 का रिजल्टेंट, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, दोनों में एंगल बनेगा 60, इक्विलेटरल है ना, कॉस 60 विल बी हाफ, सो दिस विल बी √3F1 होगा। F1 किसी एक पेयर के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा बोलो? दैट विल बी G कैपिटल M स्क्वायर बाय L स्क्वायर, पर L मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया, वो मैंने खुद से माना, तो क्या L को सब्स्टिट्यूट कर देंगे? बिल्कुल। कैसे? अब मैं इसकी फिगर अलग से बना रहा हूं, इधर ध्यान से अब सुनना। ये है आपका L/2, ये है आपका सर्कल का सेंटर, ये था वो मास M और ये था आपका रेडियस R, दिख रहा है? इस आधे को मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक। अब जब ये आधा बनाया तो एंगल कितना होगा आपका? 30 डिग्री। ये आधा, ये वाला लगा लोगे इतनी ज्योमेट्री, तो बोलो अब ये बाय ये चाहिए मुझे, क्या cos से मिलेगा? सो cos 30 विल बी L/2R, ये अपॉन ये, एंड cos 30 कितना होता है? √3/2 विल बी L/2R, 2 से 2 कैंसिल, सो L कम्स आउट टू बी √3R, ठीक। वैल्यू डाल दो इसमें, सो √3 इंटू GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर विच विल बी 3R स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी GM स्क्वायर अपॉन √3R स्क्वायर। कर लोगे? सो दिस इज बेसिकली द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस M मास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा बातें बोलेंगे सर ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? ये ले लो तब भी वही आएगा ना। इसके ऊपर कौन से दो फोर्स होंगे? इसका अट्रैक्शन फोर्स, इसका अट्रैक्शन फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। ये ले लो, इसके ऊपर कौन से होंगे? ये, और क्योंकि दोनों सेम होंगे तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा। तो बेसिकली कंसेप्ट इज कि कोई भी पार्टिकल आपको लेना है, उस पार्टिकल के ऊपर सारे फोर्सेस देखो, सारे मासेस की वजह से उनका रिजल्टेंट लो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जो रिजल्टेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको mv²/r के इक्वल कर देना, जो पूछा होगा वो आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बस आगे तो खत्म कहानी। करो आगे खुद से। नीट वालों को भी करने हैं तीनों, ऐसा नहीं है नीट वाले को नहीं करने हैं, तीनों करने हैं नीट वालों को भी, उनके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है। सो नेट फोर्स आ गया। सो दिस नेट फोर्स विच इज GM स्क्वायर बाय √3R स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू mv²/r। मान लो एक स्पीड से मूव कर रहा है आपका v स्पीड से, लेट्स से इट्स स्पीड इज v, तो सेंटर की तरफ जो एफ नेट आया ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल, ठीक है। किसको? इस M मास को। और सेंट्रीपिटल कितना होता है? mv² रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब आधो को इसमें भी गलती हो सकती है, mv²/L नहीं, mv²/r, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी रेडियस, वो तो r क्वेश्चन में दी गई है ना, तो r एज इट इज रख दो। ये कैसे आया समझ में आया? ये हमको L नहीं, L हमको खुद से माना था हमने, उस L को हमने r की फॉर्म में चेंज किया ज्योमेट्री से, ठीक। सो M से M कैंसिल, एक R से R, V पूछा गया था, दैट कम्स आउट टू बी, थोड़े अजीब आंसर आते हैं इसके, √GM/√3R। दिस इज द फाइनल आंसर। सो जब भी तीन पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो हर एक की स्पीड सेम होगी, और कितनी होगी? स्पीड सेम क्यों होगी? सिमेट्री की वजह से। और कितनी होगी? √GM/√3R। ये रूट के अंदर रूट है आपका। अब होमवर्क है ये वाला मुझे करके सेंड करना। हिंट तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो बल्कि इससे भी आसान है। कोई भी एक मास पकड़ो, इसके ऊपर इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से वो तो पहले ही सेंटर कह लो, ये इस लाइन कह लो। अब इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। चलो ये तो सेंटर कह लो है ही पहले से, लेट्स से इट इज F3, ठीक। ये F1 मान लो, क्या ये भी F1 होगा? बिल्कुल, क्योंकि मासेस और डिस्टेंस सेम है। अब क्या इन F और इन F1 के बीच में एंगल 90 है, तो क्या इनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा? क्या वो भी सेंटर कह लूंगा जाएगा? कितना? F1 का रिजल्टेंट √2F1। अच्छा इधर F1 का रिजल्टेंट √3F1 आया था। अब आधे बोलेंगे सर इधर √2F1 कैसे? इधर एंगल कितना है? 90। दो वेक्टर का रिजल्टेंट आता है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। इधर 60 डिग्री एंगल था इसलिए हाफ आया था, cos 90 0 हो जाएगा, तो √2F1 बचेगा। सो नेट फोर्स इस केस में कितना आएगा बोलो? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस M मास टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल बी F3, मतलब इसकी वजह से फोर्स प्लस √2F1। F3 इसकी वजह से फोर्स कितना लिखोगे? G कैपिटल M स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये L है, अच्छा तो 2R डायरेक्ट दिख रहा है ना आपको, दैट विल बी 4R स्क्वायर। कर लोगे आगे?
प्लस √2 टाइम्स F1 मतलब इसकी वजह से या इसकी वजह से, दैट विल बी GM स्क्वायर बाय साइड का स्क्वायर। अब वो साइड का आपको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि L अननोन है, वो आपने खुद से माना है, तो उसको R में चेंज करो, नेट फोर्स आ जाएगा, उसको किसके इक्वल कर दो, mv स्क्वायर बाय R के इक्वल, V आ जाएगा आपका। कर लोगे? तो ये आपके फील्ड और फोर्स के हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए, जितनी भी टाइप आपकी बन सकती थी, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। पर हाँ, सिलेंडर का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाई थी एक सिलिंड्रिकल वायर की वजह से, ठीक है, उसमें भी दो केस, होलो और सॉलिड, रो की टर्म में कुछ तो आया था, ठीक है। सेम यहां पे भी आ सकता है, वैसे आता नहीं है, आ सकता है, पर क्या रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, खुद से आप वहां के रिजल्ट याद रखो, बस के की जगह जी डाल दो, चार्ज की जगह मास डाल दो। अगर उधर लैम्डा है रिजल्ट में तो यहां भी लैम्डा रहेगा, उधर सिग्मा है तो यहां भी सिग्मा रहेगा, उधर रो है तो यहां भी रो रहेगा। बस फर्क क्या, यहां का रो होगा टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, यहां का सिग्मा होगा टोटल मास बाय एरिया, यहां का लैम्डा होगा टोटल मास बाय लेंथ। बस रिजल्ट हूबहू वही है, बस डायरेक्शन उल्टे, उसमें आउटवर्ड होती थी, इसमें इनवर्ड आपकी आएगी। समझ गए? तो मैं सिलेंडर विलेंडर नहीं बता रहा क्योंकि उसके क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं आपको ग्रेविटेशन में, पर हाँ कभी मैंने करवाया भी नहीं, पर हाँ अगर आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया वो, क्योंकि मैं सिलेंडर वाला अच्छे से आपको गॉस लॉ से भी मैंने बताया था, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो रिजल्ट उसमें भी 3 केस हमने पढ़े थे। होलो के लिए आउटसाइड सरफेस पे इनसाइड, इनसाइड तो जीरो ही हो जाता था, इसमें भी वही होगा। सॉलिड के लिए आउटसाइड सरफेस पे इनसाइड, इनसाइड जीरो नहीं होता है सॉलिड के केस में, मतलब चार्ज आपका पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें भी वही 2 फंड, ठीक है, कर लोगे? चलो नेक्स्ट सेटिंग डालो, वेरिएशन इन स्मॉल g, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ लेना, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल वाला, इसके बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट लिखो वेरिएशन इन स्मॉल g, बहुत इंपॉर्टेंट, और छोटे छोटे एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, पर हाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, और वो गलती किस में होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन इन स्मॉल g, ठीक है। चलो लिख लिया, वेरिएशन इन स्मॉल g। अच्छा, वो करने से पहले आपको एक चीज और बताता हूं, दैट इज, क्योंकि अब हम अर्थ की बातें करेंगे, तो क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इन केस ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनना, अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड, सुनना बहुत ध्यान से। तो अर्थ बेसिकली क्या है हमारी, अर्थ इज बेसिकली अ वेरी लार्ज सॉलिड स्फीयर, एक बहुत बड़ा सॉलिड स्फीयर है अर्थ, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, मीटर में नहीं किलोमीटर, मतलब 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है, ये यूज होगी न्यूमेरिकल्स में। वैसे दी होगी क्वेश्चन में, पर नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए अर्थ की रेडियस आपको 6400 लेनी है न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त। तो अर्थ के केस में अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखें, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तो यह अर्थ है हमारा, ये जिसकी रेडियस है RE, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका मास कितना है, कैपिटल M। सपोज सरफेस पे कोई पॉइंट है P, ठीक, इस P पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? क्या ये सॉलिड स्फीयर का सेकंड केस हो गया? तो बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P, दैट विल बी G इंटू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? सपोज यहाँ पे कोई मास है स्मॉल m, तो क्या इस अर्थ की वजह से सेंटर की तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा, सपोज F, कितना होगा ये F, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से G me स्मॉल m बाय RE स्क्वायर, me मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P क्या होगी, वहां पे अगर m मास रख के जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, वो फोर्स डिवाइडेड बाय जो मास हमने रखा था, यही तो होती है फील्ड की डेफिनेशन। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल m मास डिवाइडेड बाय स्मॉल m मास, ठीक है। कितना आता है, G me बाय RE स्क्वायर, यही तो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट P। अब ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फील्ड एट P वो आया फोर्स, किसके ऊपर फोर्स, अगर यहां पे कोई m मास का पार्टिकल रखा है सरफेस पे, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय दैट मास ऑफ द पार्टिकल, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है।
अब ये फोर्स बाय मास क्या होता है? एक्सीलरेशन, बराबर। अच्छा, अब ये जो एक्सीलरेशन है Gme/re², ये कहां पे आई आपकी? अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। इसी को हम नाम देते हैं छोटा g। छोटा g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हो? तो अर्थ के केस में ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूं, इन द केस ऑफ अर्थ, the gravitational field due to earth at any point, be it on the surface or outside or inside, किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करें, यहां पे है कोई पॉइंट, सरफेस पे है या अंदर है, तो अर्थ के वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस ए पॉइंट पे या इस पी पॉइंट पे या कोई यहां पे पॉइंट है बी, ये तीनों मैंने ऊपर सरफेस पे अंदर, ये तीनों ले लिए मैंने। तो अर्थ के केस में जो फील्ड आती है, मतलब जीए जीपी जीबी, ये जो फील्ड होती है आपकी, यही होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, क्या करके? फोर्स बाय मास करके, वही आपकी वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो जब आप अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड आती है G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, वही वैल्यू होती है आपकी स्मॉल g की, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ के सरफेस पे, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना, अर्थ के केस में अगर आपको g की वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, सरफेस पे, इनसाइड, बाहर के पॉइंट पे या किसी हाइट पे पॉइंट है मतलब उस पे, तो आप क्या बोलते हो? जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वहां पे, वही वैल्यू आपकी किसकी होगी? जी की। तो अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड और कुछ नहीं है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, या उल्टा बोले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है आपकी? ग्रेविटेशनल फील्ड ही है अर्थ के केस में। तो अगर आपसे कहीं भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मांगे, किसी हाइट पे, किसी डेप्थ पे या सरफेस पे, तो आप सीधा क्या करो? ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को ही जी के इक्वल कर दो, क्योंकि अर्थ के केस में आपका वही होता है। समझ में आ गया? अब आधो को क्या मतलब, सब बच्चों को क्या लगता है कि जी हमेशा 9.8 होता है, चाहे पार्टिकल कहीं भी हो। ऐसा नहीं होता। हमने आज तक जी 9.8 क्यों लिया है? क्योंकि हम अर्थ के सरफेस की बातें करते हैं। अब कुछ लोग इसमें बोल सकते हैं कि सर हमने तो इसमें भी किया कि अर्थ का सरफेस ये है, कोई एम मास ऐसा सपोज कितना ले, 500 मीटर ऊपर है और ये ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, तो नीचे किस स्पीड से टकराएगा अगर हमको वो निकालना है, तो हम यूज करते हैं सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट से रिलीज हुआ 0, 2 एक्सीलरेशन माइनस g, s नीचे की तरफ -500। सर हम तो ये ऐसे ही सोल्व करते थे कि 2 इंटू जी की वैल्यू हम 9.8 ले लेते थे इंटू 500 या 10 ले लेते थे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आधे लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये अर्थ के सरफेस से 500 मीटर अगर ऊपर है तब भी हम जी को तो 9.8 लेते थे। तो वो मैं आज समझाऊंगा कि अगर आप कोई पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से भले ही 50, 60, 100 किलोमीटर भी ले जाएं, जी पे उतना फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम उस वेरिएशन को नेग्लेक्ट करते थे। पर हाँ, अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को सिग्निफिकेंट हाइट पर ले जाएं या सिग्निफिकेंट डेप्थ पर ले जाएं, तो आपके जी की वैल्यू पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। समझ रहे हो? पर हमने जो मैकेनिक्स में आज तक यूज किया है, हमने तो स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल में याद करो, किसी हाइट से जब हम प्रोजेक्टाइल करवाते थे, 50 मीटर का टावर है या मान लो बहुत बड़ा मान लो तो 1 किलोमीटर का टावर है, ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे, मान लो बहुत बड़ी हाइट का टावर है, उससे हमने प्रोजेक्टाइल करवाया, तब भी आधे लोग बोल सकते हैं सर हमने वाई में जो एक्सीलरेशन ली थी वो जी ली थी और जी की वैल्यू 9.8 ली थी, वहां तो वेरिएशन हमने नहीं लिया। बिल्कुल सही बात है, वो वेरिएशन आएगा भी नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू में वेरिएशन तब तक नहीं आता जब तक आप किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर ना ले जाए। समझ लो, लगभग बोला जाता है कि 100 किलोमीटर तक तो बहुत रेयर डिफरेंस आता है, 9.8 की जगह बस 9.7 समथिंग आ जाएगा, अभी हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उस इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते थे और हम जी की वैल्यू 9.8 ही लेते थे। पर हाँ, चेंज होती है वैल्यू, नो डाउट। आप अर्थ के सरफेस से भले ही 1 किलोमीटर भी ऊपर ले जाए तब भी वैल्यू चेंज होगी, पर उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट से चेंज नहीं होगी। और आपको अगर मैकेनिक्स याद हो तो ऐसे कोई भी डिस्टेंसेस या कोई भी हाइट नहीं थे जो हमारे किलोमीटर्स में थे।
10 किलोमीटर से फेंका या 20 से फेंका, हमेशा मीटर में होते थे, 10 मीटर ऊपर लेके गए, 20 मीटर ऊपर लेके गए, वहां से छोड़ दिया, तब हम जी यूज करते थे 9.8, क्योंकि वो चेंज होगा ही नहीं आपका, समझे पक्का। पर हाँ, जी की वैल्यू में चेंज होता है जब भी आप किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट ऊपर लेके जाओगे या किसी डेप्थ नीचे लेके जाओगे, सरफेस पे ही रहेगा, तब जी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। दो जी हैं यहाँ पे, ध्यान देना, एक स्मॉल जी विच इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वेरीज विद हाइट एज वेल एज डेप्थ, ठीक है, और भी बहुत चीजों पे वेरी करती है, और कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हाइट डेप्थ किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा 6.67 10 की पावर -11, ये चीजें सीख ली है। और अर्थ के केस में ये सब नई चीजें, अब यहां से हम जितना पढ़ेंगे सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल रहा था कुछ तो, हाँ, अर्थ के केस में जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आती है अर्थ के केस में, वही हमारी उस पॉइंट पे, उस जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी होती है। तो हमेशा जी नहीं होती है, जी डैश लेंगे हम, क्योंकि वेरिएशन आएगा आपका। जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, 9.81 अप्रोक्सीमेट, मतलब एग्जैक्टली। और किसी भी जगह पे अगर हम देखेंगे, मान लो ए पे अगर हमें जी निकालना है, वो हम जी डैश मान के सोल्व करेंगे, या बी पे डालना है वो जी डैश, जी डैश मतलब नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी से अलग होगी आपकी। जी सिर्फ किधर मिलेगी आपको, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, ये जीपी पी हमने पॉइंट कहां लिया था, अर्थ के सरफेस पे। और आपको एक चीज पता है, मैकेनिक्स पूरी पढ़ चुके हो, अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है दैट इज योर 9.81, ठीक है। ये जीपी क्या पता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी दैट विल बी फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस मास डिवाइडेड बाय दिस मास। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन याद है, तो वो कितना आएगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो अर्थ के केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, ये तो सरफेस पे आई है, खैर यहां पे भी निकालोगे फील्ड या यहां पे भी निकालोगे, उन सब की जो वैल्यू होती है वो उस जगह पे स्मॉल जी की वैल्यू के इक्वल होगी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया, ये लिख लिया, ये नहीं लिखना है, ये लिख लिया, ये बना लिया पी पॉइंट, यहाँ पे एम मास, ठीक है। तो फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एम ई मैंने क्या लिया है, अर्थ का मास, एक सॉलिड स्फीयर अर्थ, ये ए बी अभी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फोर्स लिखो कितना होगा ये स्मॉल एम के ऊपर, दैट विल बी जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, लिख लिया यहां तक। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी विल बी एफ बाय एम, ये लिख लेना है क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, दैट विल बी फोर्स बाय मास, पढ़ ही चुके हैं आप लोग, मास से डिवाइड करो, दैट विल बी जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ये तो पढ़ा ही है हमने, ये तो एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस का रिजल्ट है, वो तो वैसे ही डायरेक्टली लगा दो, जी इंटू मास बाय रेडियस का स्क्वायर, क्या नया है उसमें, ठीक है। पर मास किसका, अर्थ का, क्योंकि अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, रेडियस किसकी, अर्थ की, ठीक। अब ये एरो लगा के लिखो, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि मैंने पॉइंट किधर लिया है, सरफेस पे। ऊपर नीचे लेंगे तो उस जगह की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, समझ में आ गया। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.81, ठीक है। तो स्टार लगा के, लिखने के बाद स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इन केस ऑफ अर्थ, लिखो बहुत ध्यान से, स्टार लगा के, सारे रिजल्ट में आपको वही यूज करना है। इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, इन केस ऑफ अर्थ, कॉमा, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, कोई भी पॉइंट हो, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। अर्थ के केस में किसी भी जगह पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड पता है तो वो वैल्यू इक्वल होगी उस जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने यहाँ पे अभी एक ही केस पढ़ाया, हाइट और डेप्थ का तो अभी मैंने बात ही नहीं की, वो हम करेंगे, वही तो हमको वेरिएशन पढ़नी है कि जी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है। अभी मैंने सिर्फ किसकी बात की, सरफेस की आपसे बात की। तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, वही किसके इक्वल होगा, स्मॉल जी के इक्वल। ये जीपी और जी में कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको ईपी मान लो, वो आपकी मर्जी है, कंफ्यूजन की क्या उसमें बात है। सो बेसिकली दिस जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि मैंने सरफेस की बात की है, और वो कितनी आती है 9.81। अब वो चेक अगर आपको करना है, अगर आपको डाउट है,
करके देख लेना। जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ गूगल करना, एग्जैक्ट वैल्यू डालना, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और अगर गूगल करोगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, 6400 एग्जैक्ट नहीं होती है तो उसका स्क्वायर और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, करके देखना जी एग्जैक्टली आएगा 9.81। वहीं से तो कैलकुलेट किया गया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, पर क्या हर बार यही होती है? आधे लोगों को लगता है कि सर जी तो हर बार 9.8 ही होता है, हर बार, चाहे कैसा भी हो, पार्टिकल कहीं भी हो, ठीक है, सरफेस पे हो, ऊपर हो, किसी डेप्थ में हो, टनल खोद के अंदर चला गया, वो भी हम टनल प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे कि यहाँ से ऐसा टनल बना के पार्टिकल अंदर बैठा है तो डेप्थ पे वहां पे भी जी 9.8 ही रहेगा, नहीं, हर जगह चेंज होता है। और जी चेंज होगा तो उस पार्टिकल का वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट विल बी m इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव आपका बदलेगा। बस अर्थ पे जो आपका सरफेस पे जो जी होगा वो 9.8 होगा। ठीक है, तो अगर आपका मास 50 kg है तो आपका वहां पे वेट कितना होगा, 50 इंटू 9.8 अर्थ के सरफेस पे। पर आप वहीं अगर 100 किलोमीटर हाइट ऊपर चले जाएं तो आपका जी 9.8 नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा, तो आपका वेट जो होगा अपेरेंट वेट वो भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ट्रू वेट आपका कितना है, ट्रू वेट तो वही आपका जो सरफेस पे m इंटू जी, अपेरेंट वेट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सब भी हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स में। कोई डाउट? सीख गए? चलो, अभी भी 4-5 मिनट है तो एक वेरिएशन तो कर ही लेंगे, बाकी कल और कल ही स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एनर्जी, क्योंकि उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता है कितना, KQ/R, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, KQ1Q2/R, याद है? यहाँ पे भी सेम रिजल्ट, बस साइन नेगेटिव में आएगा इस बार। अगर आपको डेरिवेशन वो आती है जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की निकाली थी, कि बेसिकली ये वर्क होता है इन्फिनिटी से चार्ज को गिवन कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करने में, पर उसमें जो फोर्स लगता था हमारा वो ऐसा लगता था, तो एक्सटर्नल हमको ऐसा लगाना पड़ता था, तो हमने इंटीग्रेशन करके निकाला था, अभी चेक करना नोटबुक में। पर इसमें फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा, तो एक्सटर्नल हमको ऐसा देना पड़ेगा ताकि स्लोली मूव करवाए, तो आपका माइनस साइन का फर्क आएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस के लिए आती है -G(m1m2) बाय डिस्टेंस, और पोटेंशियल आता है -G इंटू मास बाय डिस्टेंस। एक माइनस साइन यहाँ पे आएगा, वहां पे माइनस नहीं था पर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेरिवेशन में करवा चुका हूं, यहाँ पे भी करवाऊंगा पर यहाँ पे साइन उल्टा आएगा, रिजल्ट वही है लगभग। ठीक, तो वेरिएशन इन जी पे वापस आए तो तीन वेरिएशन हम पढ़ेंगे जी में। तो सबसे पहला है वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट। रिजल्ट आएंगे तीनों के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, कोई चॉइस नहीं है, रिजल्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो हाइट के साथ जी का वेरिएशन, चलो समझते हैं ध्यान से। ये है हमारी पृथ्वी गोल, ये है उसकी रेडियस RE, उसका मास ME, पूरे में मास है, पूरे वॉल्यूम में, पता ही है वो तो सबको। अच्छा, अब मेरा जो पॉइंट है जहां पे मुझे जो मेरा मास है, जिस पार्टिकल को मैं लेके गया हूं वो इस P पॉइंट पे लेके गया हूं, P ले लो, A ले लो, B ले लो, जो आपकी इच्छा। ठीक, कितनी हाइट पे, अर्थ के सरफेस से h हाइट। अच्छा, हाइट कहां से मेजर होगी, अर्थ के सरफेस से। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस P पॉइंट पे G निकालना चाहता हूं कि G है कितना, निकालें। चलो, फिर वेरिएशन वहीं से तो समझ में आएगा कि हाइट के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, मैकेनिक्स में हमने यूज नहीं किया था कि हम यहाँ से अगर ड्रॉप भी करते तो हम जी पूरे में कांस्टेंट लेते हैं, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। हम कांस्टेंट लेते थे क्योंकि हम बहुत छोटी हाइट से उसको फेंकते थे, ऐसा नहीं हम 100 किलोमीटर ऊपर जाकर उसको फेंक रहे हैं, तब तो वेरिएशन आएगा, लगातार आपका जी चेंज होगा, सरफेस तक टकराने तक लगातार जी चेंज होगा। पर हम मैकेनिक्स में नहीं लिए हैं क्योंकि हम बहुत कम हाइट से फेंकते थे, तो उसका इफेक्ट हमने नेग्लेक्ट किया था। ठीक, तो P पे अगर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो बेटर है क्या निकाल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड, वही किसके इक्वल होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो P पॉइंट बताओ, क्या अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का कौन सा पॉइंट है, वो बाहर का, और बाहर के पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके, कितनी होती है बोलो, G इंटू मास ऑफ स्फीयर मतलब ME बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बाहर के पॉइंट पे क्या होता है, G इंटू मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना, कहां से मेजर होगा, सेंटर से, ध्यान देना। तो ये RE तो है ही पहले से, और ये H अर्थ के सरफेस से जो हाइट है, तो टोटल डिस्टेंस RE प्लस H का स्क्वायर बराबर, यही आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, दैट विल बी, ये GP क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट P, यही किसके इक्वल होता है, अर्थ के केस में ये ग्रेविटेशनल फील्ड G के इक्वल होता है। सो दिस G विल बी G
एम ई अपॉन, अच्छा इसमें से आर ई कॉमन ले रहा हूं, तो जब आर ई कॉमन लूंगा स्क्वायर की वजह से बाहर क्या आएगा, आर ई स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर। आता है ना इतना मैथ? अच्छा इसको जी डैश नाम दे देते हैं, जी नहीं, जी तो हम एक ही जगह को नाम देंगे, सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको जी से डिनोट करेंगे, बाकी हर जगह जी इफेक्टिव या जी डैश या जी बार जो आपका मन करे वो। जी सिर्फ कहां पे लेंगे हम, अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी, जी इज बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, बाकी हर जगह अगर हमको कैलकुलेट करना है जो जी डैश मान के करेंगे, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू हमको पहले से ही पता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी नहीं लेते हैं, इसको जी डैश बोल देते हैं, चलेगा। जी डैश इज बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी। अच्छा, पर ये तो मुझे पहले से पता है यार, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर कितना होता है, ये तो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मतलब अर्थ पे सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, मतलब जी डैश कितना हो गया, जी क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो जैसे जैसे आप, जी तो कांस्टेंट है 9.81, जी क्या है आपका, वो हमेशा अर्थ के सरफेस की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश उस जगह पे, उस एच हाइट पे, और जब डेप्थ में लेंगे तब भी जी डैश बोल देंगे, ठीक है। सो जी फिक्स है आपका, दैट इज 9.81, 1 फिक्स है। एच जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आर ई फिक्स है आपका, ये वैल्यू बढ़ेगी तो 1 में बढ़ती हुई वैल्यू ऐड होगी, उसका स्क्वायर भी होगा तो ये वैल्यू और बढ़ेगी, क्या जी डैश आपकी कम होगी। सो बेसिकली जी डैश इज लेस देन जी। क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा आपका, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट कब आएगा, एक्चुअल में सरफेस पे कितने 9.8, तो किसी मास को आप मान लो 1 kg का मास है, उसको आप अर्थ के सरफेस से ऊपर लेते जा रहे हो, तो सिग्निफिकेंट चेंज कब आना स्टार्ट होगा वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला है, तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट में अभी तक यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम डिटेल में कल भी करेंगे, और फिर हम डेप्थ के साथ पढ़ेंगे, और फिर हम घूमने के साथ, अर्थ के रोटेशन से भी कुछ फर्क पड़ता है क्या जी की वैल्यू पे, मतलब पोल्स पे कुछ और होती है, इक्वेटर पे कुछ और होती है, बचपन में पोल्स इक्वेटर पढ़े होंगे, वो सब मैं डिटेल में कल बताऊंगा। ठीक, तो आज का लेक्चर अच्छे से देखो, जो क्वेश्चंस किए वो समझो, जी की वैल्यू ये सब समझो कैसे निकाली, ठीक है। डेप्थ का खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है, खुद से भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा, मैं करवा दूंगा। तो कल आधा घंटे में जी खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे जी के कुछ, क्योंकि जी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक करो, कोई डाउट है तो उसको पूछो, चलो।